सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमको एक बार फिर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले तो एयरफोर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वायुसेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। निश्चित रूप से राजेश जी, बहुत खास दिन है और इस खास दिन पर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी और आपके पूरे परिवार को और सभी देशवासियों को एयरफोर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर आज इजराइल और फिलिस्तीन या कहें हमास के बीच जो जंग चल रही है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जिस प्रकार से हमास ने इजराइल को सरप्राइज दिया, क्या इजराइल तैयार नहीं था इस सरप्राइज के लिए? क्या मोसाद से एक बड़ी चूक हो गई है? और जो कुछ कल पिछले 24 घंटों से हम देख रहे हैं, क्या एक सुनियोजित तरीके से हुआ? आल फ्रंट पे एकदम से गेट फेंसिंग जो थी उसे तोड़ दिया गया और वॉर के गेट खोल दिए गए। सर राजेश जी, जैसा आपने कहा है, निश्चित रूप से मोसाद से बहुत बड़ी चूक हुई। उस मोसाद से जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में कहीं भी परिंदा भी पर मारता है तो मोसाद को पता चल जाता है। उस मोसाद को ये पता ही नहीं चला कि एक इतना बड़ा प्लान हमास बना लेगा, एक साथ लैंड, सी और एयर से तीनों जगह से अटैक करेगा, अलग अलग शहरों को बंधक बना लेगा। तो ये निश्चित रूप से मोसाद की और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी चूक सामने आई है। और ये भी पता चल रहा है कि जिसको पूरी दुनिया मानती थी कि इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी इस दुनिया में सबसे ताकतवर है, सबसे मुस्तैद है, सबसे चौकन्नी है, कहीं ना कहीं इस हमले ने उनकी भी पोल खोल दी है। तो हमास ने इतना सुनियोजित हमला किया है जिसके बारे में कम से कम एक दो दशक से भी कोई सोच नहीं पा रहा था। और ये उस डे की भी टाइमिंग देखिए आप, जिस दिन इजराइल का सबसे पवित्र दिन होता है उस दिन जी ये हमला किया गया है। और जिस तरह से आम नागरिकों पे हमला किया गया, सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, सिपाहियों को बंदी बनाया गया, पीओडब्ल्यू रखा गया, तो ये एक दिन अचानक से हुआ प्लान नहीं है। ये इसका एग्जीक्यूशन एक दिन में हुआ है, लेकिन इसकी प्लानिंग मुझे लग रहा है बरसों से चल रही होगी और इसकी भनक भी नहीं लग पाई इजराइल को। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक सर। लेकिन अब जो हम इजराइल की तरफ से ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड देख रहे हैं, कल से ही जबरदस्त बमबारी गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन हमास के अड्डों पर की जा रही है। लेकिन जो चीजें जो मैं देख रहा था, जानकारी हासिल कर रहा था, तो कई खुफिया अड्डे जो हमास के हैं वो जमीन के नीचे हैं, काफी नीचे हैं। सुरंगें बना रखी हैं, उसके नीचे उन्होंने अपने हथियार भी तैनात रखे हैं और वहां पे बाकायदा हमास के लड़ाके हमला करके छिप जाते हैं। तो किस रणनीति पर इजराइल को काम करना होगा ताकि वो जो अड्डे हैं उन्हें नेस्तनाबूद किया जाए और वहां पे जो हमास के आतंकी छिपे हैं उन्हें मारा जा सके? देखिए राजेश जी, अगर इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो इसराइल के ऊपर जब भी इस तरह का हमला हुआ है, इसराइल ने कई गुना ज्यादा ताकत से विरोधियों के ऊपर हमला किया है। हमास के ऊपर फलस्तीनी इलाकों में इसराइल कभी कोई सख्त नरमी नहीं बरतता है, हमेशा सख्त पनिशमेंट देता है उनको अगर इस तरह के हमले होते हैं। बाद में जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तभी इसराइल मानता है, अदरवाइज इसराइल का हमेशा ये सोचना रहता है कि जो भी उसके ऊपर एक आंख उठाकर देखे उसकी दोनों आंखें निकाल लेनी चाहिए। इस बार भी वही हो रहा है। इसराइल के ऊपर बड़ा हमला हुआ है तो निश्चित रूप से इसराइल उससे कई गुना बड़ा हमला फलस्तीन और हमास के ऊपर करेगा। लेकिन जैसा आपने इंडिकेट किया, हमास के वो आतंकवादी जो इस हमले को अंजाम दे रहे थे शायद इसराइल उन तक अभी ना पहुंच पाए। और लेकिन इसराइल अपने नागरिकों को दिखाने के लिए बेगुनाहों को जरूर मारना शुरू करेगा, हवाई हमले करेगा। फलस्तीन के काफी इलाकों पर जहां पहले से ही बहुत बुरे हालात हैं वहां पर बम्स गिराए जाएंगे, वहां पर एयर स्ट्राइक करी जाएगी, वहां पर कमांडोज भेजे जाएंगे, लोग मारे जाएंगे। लेकिन इससे इसराइल फिर उसी ट्रैप पे फंस जाएगा जिसमें हमास उसको फंसाना चाहता है। हमास चाहता है जब इसराइल रिटेलिएट करे तो दुनिया में यह संदेश जाना चाहिए, स्पेशली इस्लामिक मुल्कों में, कि वो आम नागरिकों को मार रहा है, वो आतंकवादियों को कम और सामान्य लोगों को ज्यादा उनकी हत्याएं कर रहा है। और इसराइल अगर पलटवार करता है तो निश्चित रूप से ही होगा, क्योंकि जैसा आपने बताया हमास ने अपने ठिकाने बहुत सुरक्षित बना रखे हैं। तो जी इसराइल को अब अपना प्लान चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है कम से कम इस हमले के बाद वही पुराने रिटेलिएशन की टेक्निक अब इसराइल को और ज्यादा बदनाम करेगी। और इस्लामिक मुल्कों के साथ, विशेषकर सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ जब इसराइल के रिश्ते सुधरना शुरू हुए हैं तो उनमें एक बार फिर खटास पड़ जाएगी। तो मुझे लगता है बहुत सोच करके कदम उठाना चाहिए, इतिहास की तरह तुरंत जवाबी कार्रवाई करने से बचना चाहिए और वैसी कार्रवाई करनी चाहिए जैसे वो पहले करते रहे। मुझे याद आता है
कि जब एक बार उनकी फुटबॉल टीम के कुछ खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने पकड़ लिया था और मार दिया था, तो उसका बदला उन्होंने कम से कम 5 से 6 सालों तक लिया। अलग-अलग इलाकों पर जाकर के मोसाद ने उन आतंकवादियों को मारा जो कि उस हमले में शामिल थे। तो जल्दबाजी नहीं करी, इसलिए परिणाम बेहतर आया। अगर यहाँ पर इज़राइल जल्दबाजी करता है, तो इस बार भी वही चाहेगा जो हमास उससे करवाना चाहता है। लेकिन नेतन्याहू ने तो इसे वॉर डिक्लेयर कर दिया, और जिस प्रकार से कल इजरायली सैनिकों की हत्या की गई, जिस प्रकार से उन्हें टॉर्चर किया गया इजरायली लोगों के साथ, जिस प्रकार से हमास के आतंकियों ने अत्याचार किया, जो बर्बरता की तस्वीरें मैंने देखी, वो वाकई में हिलाने वाली थी। और उसके बाद नेतन्याहू ने डिक्लेयर कर दिया है वॉर। और वॉर में तो सर सब कुछ जायज है फिर सर। देखिए राजेश जी, नेतन्याहू ने वॉर जरूर डिक्लेयर किया है, लेकिन ये वॉर किसी देश के खिलाफ नहीं किया, ये अच्छी बात है। उन्होंने एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया है। उन्होंने फलस्तीन का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि इस हमले को अंजाम देने वाला जो भी आतंकवादी संगठन है, हम उसको उसके नामो निशान मिटा देंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जब कल से मीडिया में खबरें आ रही हैं और तस्वीरें आ रही, खासतौर पे एक तस्वीर तो बहुत ही डराने वाली है, जिसमें एक महिला इजरायली सिपाही को कई सारे हमास आतंकवादियों ने घेर रखा है, उसके कपड़े नोचे जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं। तो ये सब तस्वीरें निश्चित रूप से इजराइल को बाध्य करेंगी कि वो हमास को पनिशमेंट दे। और नेतन्याहू भी वही चाहते हैं कि पनिशमेंट मिले। आपको ध्यान होगा कि कल से खबरें भी आ रही हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री खुद जाकर के सेना में शामिल हुए और वो भी उसी कोर टीम का हिस्सा बने जो कि अब हमास को ठिकाने लगाएगी। तो एक बहुत ही पेचीदा स्थिति है राजेश जी, और इस पेचीदा स्थिति को इजराइल को बहुत सोच समझ कर निपटना पड़ेगा। निश्चित रूप से इस हमले की जिम्मेदारी हमास की है और हमास को इसको भुगतना चाहिए, लेकिन इजराइल कम से कम अब ये ना शो करे कि जैसा उनके साथ हुआ है वैसे उनके सैनिक भी फिलिस्तीन में जाकर ये कुछ ऐसे मानवाधिकारों का उल्लंघन करें जैसा हमास के आतंकियों ने इजराइल में आकर के किया है। उनको सख्त दंड देना चाहिए, लेकिन हाँ, दुनिया भर के जो आरोप इजराइल पर लगते रहे उनसे बचने का भी प्रयास करना चाहिए। एक चीज और सर, क्योंकि लंबा सर्व आपने एयरफोर्स में किया, हमने आर्मी में सर्व किया, हमने अभी तक पैरा ट्रूपर्स को देखा, पैरा जंपर्स को देखा, कमांडोज को देखा, लेकिन ग्लाइडर्स, पैराग्लाइडर्स भी अटैक कर सकते हैं। ये कल हमास ने दिखाया कि किस प्रकार से पैराग्लाइडर्स की मदद से आप दूसरे देश की सीमा में जाकर अटैक बोल सकते हैं। तो ये तकनीक काफी पुरानी लगती है, लेकिन कल जब हमास ने आजमाया तो ऐसा लगा कि सरप्राइज करने के लिए काफी थी। ये किस प्रकार से देखेंगे? देखिए राजेश जी, युद्ध का एक नियम होता है। कभी-कभी आप तलवार से भी लड़ सकते हैं जबकि आपके पास गोले बंदूक, गोले बारूद हों। आपको दुश्मन को सरप्राइज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और हमास ने यही किया है। कोई आज के जमाने में जैसा आपने कहा सोच नहीं सकता था कि पैराट्रूपर्स भी हाथ में गन लेकर के किसी शहर के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि चूंकि इस चीज की अब कल्पना नहीं करी जा सकती है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, तो वही उन्होंने तलवार से लड़ाई करने वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वही किया है। और उसके लिए इजराइल तैयार नहीं था। इजराइल ये सोच रहा था कुछ अत्याधुनिक रॉकेट्स अटैक होंगे उनके ऊपर कुछ नए तरीके मिसाइलों के हमले हो सकते हैं, कुछ एयरक्राफ्ट स्ट्राइक्स हो सकती हैं, वो सब भी हुआ। लेकिन उसके साथ ही साथ जो जमीनी सैनिक और पैराट्रूपर्स आए हमास की तरफ से, वो इजराइल को चौंका गया। और यहीं पर देखिए, मोसाद हो या कोई भी एजेंसी हो, कितनी भी अत्याधुनिक हो जाए, कितनी भी उसके पास टेक्नोलॉजी हो जाए, एडवांसमेंट आ जाए, लेकिन फिर भी जो लड़ाई के बेसिक नियम है उनको नहीं भूलना चाहिए। हमने भी, जैसे आपने कहा, हम दोनों सिपाही रहे हैं। हमको एक जी। चीज बहुत अच्छी तरह सिखाई जाती है कि आपको कितने भी अच्छे हथियार दे दिए जाएं, कितने भी अच्छे एयरक्राफ्ट दे दिए जाएं, लेकिन मूल रूप से आप एक सिपाही हैं, और सिपाही का धर्म आपको नहीं भूलना चाहिए। उसकी जो ड्यूटीज है वो आपको याद रखनी चाहिए। तो ये बेसिक, इसके पीछे फंडामेंटल यही है कि जी। आपको दुश्मन हमेशा चौंकाने की कोशिश करेगा और आपको उस हर हमले के लिए तैयार रहना है। तैयार रहना होगा। लेकिन सर, जो कुछ हुआ इजराइल में, जो मोसाद ने, माफ करिए, हमास ने जिस प्रकार से हमले को अंजाम दिया, सुनियोजित तरीके से, जमीन से भी, समुद्र से भी, आसमान से भी, क्या इसके पीछे ईरान की भूमिका हम मान सकते हैं? क्योंकि कल जब ये हमला हो रहा था, ईरान की संसद में जबरदस्त सेलिब्रेशन किया जा रहा था सर। राजेश, सिर्फ ईरान ही नहीं, निश्चित रूप से ईरान का बैकअप तो हमेशा से रहा है हमास को और तमाम मिडिल ईस्ट के आतंकवादी संगठनों को। हमास के साथ साथ आपको एक माफ कीजिए, ईरान के साथ साथ आपको टर्की का एंगल भी समझना पड़ेगा। टर्की भी अरब वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित करना चाहता है।
सऊदी अरेबिया जो कि अब तक अरब वर्ल्ड का अनकॉल्ड बॉस था, वो अब अमेरिका के पाले में पूरी तरह से जा चुका है, दुनिया देख रही है। तो अब उस वाइड को भरने के लिए, उस मिडिल ईस्ट पर एक अपनी हुकूमत चलाने के लिए नए दौर में ईरान भी आगे आ रहा है, टर्की भी आगे आ रहा है, और इसमें एक तीसरा एंगल वो है जो कि सऊदी अरेबिया के अमेरिका के पक्ष में जाने से, सऊदी अरेबिया का जो एक गुट है वो भी हमास को सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये एक एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, मैं ये कहना चाहता हूं। और इस षड्यंत्र के पीछे इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी बादशाहत बनाना है। इसमें ईरान भी है, आपने बिल्कुल सही कहा, वहां पर जश्न हो रहा था। यहाँ पर टर्की भी है जो अंदर खाने गेम खेल रहा है। यहाँ पर रशिया भी हो सकता है। देखिए, आपको रशिया को नहीं भूलना चाहिए। रशिया और चाइना इस समय, हमने आपने कितनी डिबेट्स करी है कि इस समय वो वर्ल्ड ऑर्डर को एक नए तरीके से देख रहे हैं। तो हो सकता है कि भले ही ये चीजें सामने ना आए, लेकिन रशिया और चाइना का जो गठजोड़ है, जो नई दुनिया बनाने की कोशिश हो रही है, जो नया ध्रुव बनाने की कोशिश हो रही है, उसका भी यहाँ पर हाथ हो। और आपको याद रखना चाहिए, ईरान उस गठजोड़ का हिस्सा पहले ही बन चुका है, जिसको हम रशिया और चाइना से जोड़ते हैं। तो एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल चल रहा है, उस खेल को समझना बहुत आवश्यक। बस मेरा एक आखिरी सवाल सर, जो कल से मेरे दिमाग में गूंज रहा है, उठ रहा है, और शायद इसका जवाब बहुत जरूरी है। जब हम हमास फिलिस्तीन इजराइल की जंग को देखते हैं, फिलिस्तीन के साथ हम पाकिस्तान को खड़ा देखते हैं, टर्की को खड़ा देखते हैं, ईरान को खड़ा देखते हैं, इजराइल की तरफ हम यूरोप के कुछ देशों को देखते हैं। एक जंग होती थी सर, जो जमीन के लिए होती थी, कुछ वजहें होती थी उस जंग की, जो धर्म से हटकर होती थी। लेकिन ये जंग एक धर्म के आधार पे हो रही है, और धर्म के आधार पर एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी चिंता इस दुनिया के लिए कि अगर धार्मिक आधार पे जंगें होने लगेंगी, तो मुझे लगता है कि फिर ज्यादा वक्त नहीं है इस दुनिया को खत्म होने में। राजेश जी, बहुत बहुत ही बेहतर तरीके से आपने समझा इस चीज को। और फिलिस्तीन इसराइल का जो भी विवाद 1947 से जो सामने आया, वो दरअसल धर्म की वहां पे कोई जगह ही नहीं थी। उसको धार्मिक रूप दिया गया है। वो एक जमीन की लड़ाई थी। वो लड़ाई थी फिलिस्तीन के नागरिकों ने जो इसराइल के बसने पर अपने जो प्रोटेस्ट दिखाया था, उसकी वजह से। इसी वजह से अगर आप देखें तो भारत ने भी शुरुआत से ही फलस्तीन को मॉरली सपोर्ट दिया है। भारत भी बिल्कुल सर। उन देशों में है जो कि ये कहता है कि नहीं, फिलिस्तीन के नागरिकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए था। इसराइल ने उनके अधिकार छीने हैं। लेकिन भारत का सपोर्ट धार्मिक आधार पर नहीं था, ये था राजनीतिक आधार पर और स्ट्रेटजिक आधार पर। लेकिन पाकिस्तान की बात आपने करी, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, टर्की हो, इन लोगों ने, इन सारे मुल्कों ने इस पूरे विवाद को, जो कि ज्योग्राफिकल विवाद था, उसको धार्मिक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी फलस्तीन का नाम आता है तो दुनिया भर के मुसलमानों को ये बरगलाया जाता है कि देखिए साहब, दुनिया के एक हिस्से में कुछ हमारे धर्म के लोगों को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है। जब भी एंटी मुस्लिम्स की बात आती है तो एक यहूदी को सामने रखा जाता है और ये कहा जाता है देखिए ये मुसलमानों को बहुत परेशान करते हैं। तो इस तरह की चीजें कम से कम आज के वैज्ञानिक जमाने में संभव नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हो रही है तो इसका मतलब हमारी जो राजनीतियां हैं दुनिया की, उनमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और जैसा आपने कहा कि जब धर्म के नाम पर लड़ाई होने लगती है, तो चाहे इतिहास रहा हो, चाहे आज हो, चाहे भविष्य हो, धर्म के नाम पर जब भी लड़ाइयां होती हैं तब मानवता का सबसे बड़ा विनाश होता है। तभी बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, धर्म ने भले ही बहुत अच्छी चीजें दी हैं दुनिया को, भले ही जीने के रास्ते सिखाए हैं, लेकिन धर्म ने मारकाट भी बहुत मचाई है, जो कि आज तक मची हुई है। ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अनुपम तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय दिया आपने और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच।